जय हिंद दोस्तों। आज मैं यूनिट 2 की दूसरी क्लास लेकर आया हूँ। आज हम आदिकाल के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया? रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया? इसका आंसर होगा सी, वीरगाथा काल। दोस्तों, आदिकाल का समय लड़ाई भिड़ाई का समय था। इस समय विदेशी आक्रमणकारियों के कारण राजाओं के क्षेत्र में युद्ध की स्थिति बनी ही रहती थी और राजा आपस में अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए भी एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। इस समय जो राजाओं के दरबार में कवि रहते थे, वो खुद भी युद्ध में शामिल होते थे, राजा की तरफ से लड़ते थे। कवि सेनाओं का उत्साहवर्धन करते थे अपनी वीरस की कविताओं के माध्यम से। इस कारण इस काल में, आदिकाल में, वीर गाथात्मक रचनाएं अधिक लिखी गई। इस कारण इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा क्या मानी? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। इस समय 1050 के समय देश में राजा भोज का प्रभाव था और 1375 के समय राजा हमीर देव का प्रचलन था। तो रामचंद्र शुक्ल इस तरह भी आदिकाल की सीमा को बांटते हैं, राजा भोज के समय से राजा हमीर देव तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के साहित्य को कितने भागों में बांटा है? क्या आंसर होगा इसका? वीर गाथा काल को वीर गाथा काल के साहित्य को कितने भागों में बांटा है? इसका आंसर होगा सी, 2 भागों में। कौन कौन से में? एक अपभ्रंश काव्य में, दूसरा देश भाषा काव्य में। आदिकाल में 2 भाषाएं प्रचलित थी, एक अपभ्रंश, दूसरी देश भाषा। इस कारण रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के साहित्य को 2 भागों में बांटा है। जो साहित्य अपभ्रंश काल में अपभ्रंश भाषा में लिखा गया उसे अपभ्रंश काव्य के नाम से, जो देश भाषा के नाम से लिखा गया उसे देश भाषा काव्य के नाम से संबोधित किया। अगला प्रश्न है, कितने ग्रंथों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा? जो आदिकाल का नाम रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल किया है, कितने ग्रंथों के आधार पर इसका नाम वीरगाथा काल रखा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, 12 ग्रंथों के आधार पर। 12 ग्रंथ थे वीरस के, इसके 12 ग्रंथों के आधार पर वीरगाथा काल इसका नाम रखा। 12 ग्रंथ ये हैं दोस्तों। पहला है विजयपाल रासो, दूसरा हमीर रासो, तीसरा कीर्ति लता, चौथा कीर्ति पताका। इन चारों की अगर हम बात करें तो ये चारों कौन से अपभ्रंश काव्य में आते हैं? अपभ्रंश काव्य, अपभ्रंश काव्य। और ये बाकी के बचे हुए 8 हैं, ये कौन से काव्य में आते हैं? देश भाषा में।
इनमें से दोस्तों एक बीसल देव रासो, एक खुसरो की पहेलियां, एक विद्यापति की पदावली। इन तीनों में वीर गाथात्मक कहानी नहीं है। किसी में प्रेम की कहानी है, किसी में राधा के माध्यम से विद्यापति ने राधा के बारे में वर्णन किया है, कृष्ण और राधा के प्रेम को। इसमें पहेलियां हैं, खुसरो की पहेलियां। यानी 9 ग्रंथ थे वीर गाथात्मक, बाकी 3 ग्रंथ अलग अलग विधा अलग अलग कहानी थी इनमें। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुक्ल जी ने प्राकृत की कौन सी अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना? कौन सी अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना? प्राकृत की प्रथम अवस्था, प्राकृत की दूसरी अवस्था, प्राकृत की तीसरी अवस्था, प्राकृत की चतुर्थ अवस्था। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, प्राकृत की तीसरी अवस्था। प्राकृत की प्रथम अवस्था का नाम था पाली। प्राकृत की दूसरी अवस्था का नाम था प्राकृत। प्राकृत की तीसरी अवस्था थी, उसे अपभ्रंश कहते हैं। प्राकृत की तीसरी अवस्था से साहित्य का आविर्भाव माना, यानी अपभ्रंश से। प्राकृत की चतुर्थ अवस्था कोई नहीं है, तो ऐसे ही ऑप्शन में लिख दिया मैंने। प्राकृत की 3 ही अवस्थाएं हैं और अंतिम है अपभ्रंश अवस्था। अगला प्रश्न, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, यह कथन किसका है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम सबसे पहले किसके शिलालेख में मिलता है? किसके शिलालेख में मिलता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, बल्भी के राजा भारसेन द्वितीय। इसके शिलालेख में सबसे पहले अपभ्रंश नाम मिलता है। इनके पिता थे गुहसेन। इनके बारे में कहा जाता है कि ये गुहसेन संस्कृत अपभ्रंश और प्राकृत, इन तीनों भाषाओं की कविताएं करते थे। ये तीनों भाषाएं धारसेन द्वितीय के पिता जानते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वज्रयान शाखा कौन से धर्म से निकली? वज्रयान शाखा कौन से धर्म से निकली? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से वज्रयान शाखा निकली। इसमें इस तरह समझाता हूं मैं। बौद्ध धर्म, जब बौद्ध धर्म में विकार पैदा हुआ, उस विकार वाली शाखा ही, इसी को ही वज्रयान शाखा कहा गया। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके जो तांत्रिक और इसके तांत्रिक थे, ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए मद्यपान करते थे। और स्त्री भोग, इन 2 चीजों को ये सिद्धि प्राप्ति के लिए जरूरी मानते थे।
और आगे चलकर इसी वज्रयान शाखा से एक पंथ निकला, नाथ पंथ। इन नाथपंथी साधुओं ने वज्रयान की इन बुराइयों का विरोध किया। इनकी संख्या 9 थी। नाथपंथियों की संख्या कितनी थी? 9। इसलिए नवनाथ भी कहते हैं इनको, नवनाथ। इसके अलावा दोस्तों इन्हें कनफटे के नाम से भी जाना जाता है। ये कान में अपने बड़े बड़े कुंडल पहनते थे, जिससे इनके कानों में बड़े बड़े छिद्र हो जाते थे। इसलिए इन्हें कनफटे भी कहा जाता है, नवनाथों को। नाथ जो संत थे उनको कनपटे भी कहा जाता है। और जो वज्रयान के योगी थे इनको सिद्धों के नाम से जाना जाता है। सिद्ध। इनकी संख्या 84 थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिद्धों का प्रभाव भारत के किस भाग में था? सिद्धों का प्रभाव भारत के किस भाग में था? इसका आंसर होगा दोस्तों पूर्वी पूर्वी भाग में। भारत के पूर्वी भाग में सिद्धों का प्रभाव था। नाथों का कहां पर था? तो पश्चिमी भाग में। भारत के पश्चिमी भाग में नाथों का प्रभाव था। पश्चिम में कहां पर? पंजाब के आसपास। राजपूताने में। पश्चिमी राजपूताने में और पंजाब के आसपास नाथों का प्रभाव था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, पौमचर्यु। पौमचर्यु विद्यापति की नहीं है, किसकी है? स्वयंभू की। दोस्तों कीर्ति लता का पता नेपाल से, नेपाल के एक पुस्तकालय में। नेपाल के पुस्तकालय से किसको मिलता है? पंडित हरप्रसाद शास्त्री। पंडित हरप्रसाद शास्त्री। ये जब नेपाल के पुस्तकालय में अपने भारत के ग्रंथों को खोजने जाते हैं तो वहां पर इनको कीर्ति लता विद्यापति की ये रचना मिलती है। दोस्तों कीर्ति पताका का नाम ही सुना है और इसकी कहानी सुनी है। इसका ग्रंथ आज तक कहाँ है ये किसी को मालूम नहीं है। इसका ग्रंथ आज तक नहीं मिला। एक है पदावली। विद्यापति की पदावली बहुत फेमस रचना है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का मादकता के साथ वर्णन किया गया है, इसलिए इसे। तो दोस्तों आज ये 10 प्रश्न हमने हल किए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।